पहले की बात है। इंद्रप्रस्थ नगरी में राजा चंद्रमहल राज्य किया करता था। उसकी एक पुत्री राजकुमारी फूल कुमारी थी। अपने नाम की ही तरह वो एकदम फूल की तरह कोमल और अत्यंत खूबसूरत थी। राजा रानी भी फूल कुमारी पर अपनी जान न्यौछावर किया करते थे। फूल कुमारी की अवस्था विवाह योग्य हो चली थी। फिर एक दिन रानी साहिबा, आपका इस बारे में क्या विचार है कि अब हमें अपनी पुत्री के लिए योग्य वर की खोज शुरू कर देनी चाहिए? हाँ, राजकुमारी को देखकर तो अब यही लगता है, लेकिन मेरी माँ की ममता, फूल कुमारी को विदा करने के ख्याल मात्र से ही रानी रोने लगती है। ऐसा मत कहिए रानी साहिबा। अगर आप अभी से ही अपना हृदय इतना कमजोर कर लेंगी तो फिर विवाह के समय में हमारा क्या हाल होगा? हाँ राजन, मैं सब समझती हूँ, और फिर ये तो सदियों से चली आ रही रीति है कि हर लड़की को अपने माता पिता के यहाँ से विदा होना ही है। राजा रानी के इस वार्तालाप के पश्चात वो अपनी बेटी फूल कुमारी को बुलाने के लिए दासी को भेजती है। दासी, जाकर आप फूल कुमारी को बुलवा भेजिए और उनसे कहिए कि उनके माता पिता ने उन्हें याद किया है। जो आज्ञा महारानी जी। दासी जाकर फूल कुमारी को ये सूचित करती है। अच्छा ठीक है, माँ पिताजी को आप मेरा संदेश दे दीजिए कि हम उनके कक्ष में जल्दी ही हाजिर होंगे। जी राजकुमारी। थोड़ी ही देर में फूल कुमारी अपने माता पिता के समक्ष। प्रणाम पिताजी। प्रणाम माताजी, आपने मुझे याद किया? हाँ पुत्री, बैठो। यहाँ हमने तुम्हें एक विशेष वार्तालाप के लिए बुलाया है। अच्छा पिताजी, बताइए वो विशेष बात क्या है जिसके लिए आपने मुझे याद किया? पुत्री, अब हम चाहते हैं कि तुम्हारा विवाह किसी योग्य वर के साथ कर दिया जाए। अब हमारी अवस्था भी वृद्धावस्था की ओर अग्रसर है, तो समय रहते अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते हैं। हाँ बेटी, अगर तुम अपने जीवन साथी में कुछ विशेष गुण चाहती हो तो बताओ, हम वैसा ही वर ढूंढेंगे। माँ पिताजी, मैं आप दोनों से एक बात बड़े ही दिनों से साझा करना चाहती थी, लेकिन आज जब आपने मुझे विवाह का जिक्र किया है तो मुझे लगता है कि यही उचित समय है आपसे इस बात को साझा करने का। बताओ पुत्री, क्या हुआ? आखिर ऐसी क्या बात है? माँ, मुझे कुछ दिनों से सपनों में एक नगरी दिखाई देती है जो स्वर्ग की भांति प्रतीत होती है, जिसमें चारों तरफ पक्षियों की चहचहाहट और हर तरफ बादल उड़ते हुए दिखाई देते हैं। मैं हर रोज सपने में अपने आप को उस नगरी में महसूस करती हूँ। मुझे मालूम होता है कि जैसे मैं वर्षों से वहीं रह रही हूँ। राजा रानी अपनी पुत्री की बात को बड़े ही गंभीर होकर सुन रहे होते हैं। फिर राजा बीच में टोकते हैं। क्या तुम उस फूल नगरी में हमको लेकर चल सकते हो? नहीं पिताजी, मुझे स्वयं ही उसका रास्ता नहीं पता है। मुझे तो बस उसका आभास मात्र होता है। फिर पुत्री, स्वप्न का तुम्हारे विवाह से क्या संबंध है? माँ, मैं उसी वर से विवाह करूंगी जिसने उस फूल नगरी को देखा हो। लेकिन पुत्री, ऐसी फूल नगरी किसी ने देखना तो दूर, सुनी भी नहीं होगी। फिर ऐसा वर कहाँ से लाएंगे? नहीं पिताजी, मुझे लगता है कि कोई ना कोई तो ऐसा जरूर होगा जो उस फूल नगरी में गया होगा। अगर पुत्री ऐसा हमें कोई राजकुमार नहीं मिला जिसने वो फूल नगरी देखी होगी, तो फिर हम तुम्हारा विवाह कैसे करेंगे? माँ, जरूरी नहीं है कि वो ही एक राजकुमार हो, वो कोई साधारण मनुष्य भी हो सकता है। वो हमारी प्रजा में से भी कोई हो सकता है। लेकिन अगर वो उस फूल नगरी के बारे में नहीं जानता होगा तो मैं शादी उससे नहीं करूंगी। अपनी पुत्री के मुख से ऐसी बात सुनकर राजा और रानी बेहद चिंतित हो जाते हैं। रानी साहिबा, ये तो अचिंता का विषय है कि हमारी पुत्री फूल कुमारी उसी वर से विवाह करेगी जिसको उस फूल नगरी के विषय में जानकारी हो और वो वहाँ गया हो। राजन, आप बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए। ईश्वर के पास हर परेशानी का समाधान होता है। अगर उन्होंने हमारी पुत्री के दिमाग में ये बात डाली है तो इसका समाधान भी कहीं न कहीं जरूर होगा। और चिंता चिता समान होती है राजन। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कहती हैं रानी साहिबा। मैं कल ही राज्य में ये ऐलान करवा देता हूँ कि ऐसा कोई इंसान जिसने उस फूल नगरी को देखा हो या उसके विषय में कोई जानकारी हो तो हमारे महल में उपस्थित हो। अगले दिन ही महाराज अपने मंत्रियों से इस विषय में राज दरबार में चर्चा करते हैं। महारानी जी, आज ही आप अपने राज्य और आसपास के अन्य राज्यों में ये ऐलान करवा दीजिए कि किसी ने भी अगर फूल नगरी को देखा है और फूल कुमारी से विवाह की इच्छा रखता है तो महल में उपस्थित हो। फूल नगरी? इसके बारे में तो मैंने भी कभी नहीं सुना है। हाँ, ये फूल नगरी कहाँ है? ये कहाँ है? शांत शांत मंत्री जी, आप बस ऐलान करवा दीजिए, आगे इसके बारे में आप खुद ही जान जाएंगे।
अगले ही दिन इंद्रप्रस्थ के साथ साथ पड़ोसी राज्यों में ऐलान करवा दिया जाता है। अब हर रोज नए नए राजकुमार फूल कुमारी से विवाह करने की इच्छा लेकर आते और फिर फूल कुमारी उनसे फूल नगरी से जुड़े कुछ प्रश्न पूछती, जिसका कोई भी सटीक उत्तर नहीं दी। पुत्री, लगभग 6 माह का समय हो गया है। क्या तुमको अभी भी उम्मीद है कि कोई ऐसा राजकुमार आएगा जिसे फूल नगरी के बारे में ज्ञात होगा? हाँ माँ, आप मेरे ऊपर भरोसा रखिए। मेरी अंतरात्मा कहती है कि अब समय आ चुका है, कोई जल्दी ही हमारे महल की ओर आएगा। ठीक है पुत्री, अगर तुम्हारा विश्वास ये कहता है तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मेरी पुत्री का विवाह उसकी पसंद के अनुसार होना चाहिए। कभी एक दिन इंद्रप्रस्थ के पड़ोस में एक बेहद ही छोटा सा राज्य वैशाली हुआ करता था, जिसका राजा बाघमल एक युद्ध में अपने दुश्मनों से युद्ध करते हुए मारा गया। राजा बाघमल की मृत्यु के पश्चात अब कमान उनके पुत्र राजकुमार सिद्धार्थ को मिली। मंत्री जी, आपके कानों में भी इंद्रप्रस्थ से जुड़ी कोई खबर आई है? जी महाराज, हमने भी इंद्रप्रस्थ की राजकुमारी फूल कुमारी के विवाह से जुड़ी विशेष शर्त को सुना है। बहुत खूब मंत्री जी, तो हम चाहते हैं कि आज ही हमारा रथ इंद्रप्रस्थ राज्य के लिए तैयार करवाया जाए। लेकिन महाराज, मंत्री जी, ये समय अभी प्रश्नोत्तरी का नहीं है। जैसा आदेश दिया है उसे बिना देरी किए पूरा किया जाए। जो आज्ञा महाराज। अब राजा सिद्धार्थ का रथ इंद्रप्रस्थ राज्य की सीमा में प्रवेश करता है। राजा चंद्रमहल के सेवक उनको जाकर इस विषय में उनको जानकारी देते हैं। अरे उस छोटे से राज्य वैशाली का राजा हमारी पुत्री से विवाह की महत्वाकांक्षा रखता है, ये कैसे संभव है? तभी राजा चंद्रमल को राज दरबार में सामने से रानी और राजकुमारी आते हुए दिखाई देते हैं। पिताजी, आपके चेहरे के हाव भाव बता रहे हैं कि आप किसी बड़ी असमंजस में हैं। हाँ पुत्री, वैशाली राज्य के राजा सिद्धार्थ आपसे विवाह की इच्छा लेकर हमारे राज्य में उपस्थित हुए हैं। तो फिर इसमें इतना विचार क्या करना पिताजी? पुत्री, ये हमारे लिए बड़ा ही हास्य का विषय होगा, क्योंकि वैशाली एक बहुत ही छोटा सा राज्य है। कहाँ हमारा इतना विशाल राज्य इंद्रप्रस्थ। पिताजी, कभी भी किसी व्यक्ति का आंकलन उसकी समृद्धि और वैभव से नहीं करना चाहिए। हमेशा ही किसी व्यक्ति का आंकलन उसके चरित्र, साहस और बुद्धिमत्ता से करना चाहिए। ये यश, वैभव और समृद्धि तो चंचलता है, आज है कल नहीं है। अति उत्तम विचार हैं तुम्हारे राजकुमारी, मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब बड़ी हो गई। धन्यवाद पिताजी, ये सब आपके दिए हुए संस्कारों और शिक्षा का ही परिणाम है। तभी राजा सिद्धार्थ राज दरबार में उपस्थित होता है। महाराज चंद्रमल को मेरा साष्टांग प्रणाम। प्रणाम राजन, बैठिए, आसन ग्रहण कीजिए। आप मुझे राजन ना कहकर पुत्र कहकर संबोधित कीजिए, मुझे अति प्रसन्नता होगी। ये सुनकर राजा चंद्रमहल बेहद प्रसन्न होते हैं। अच्छा, तो बताइए, फूल नगरी के पेड़ पौधों का रंग कैसे रंग का है? सिद्धार्थ फूल कुमारी के इस प्रश्न को सुनकर सोच में पड़ जाता है। अरे ये कैसा प्रश्न है, मैंने तो कभी फूल नगरी देखी ही नहीं। फूल कुमारी राजा सिद्धार्थ का ये जवाब सुनकर पहले एकदम शांत हो जाती है, फिर एकदम उदास होकर बोलती है, मुझे आपके चेहरे का तेज देखकर लगा था कि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता होगा, लेकिन आप यहाँ सिर्फ तुक्का लगाने आए हैं। राजकुमारी जी के मुँह से ये बात सुनकर सारे राज दरबारी हंसने लगते हैं। तुम वैसे भी मेरी पुत्री के लायक नहीं थे। कहाँ तुम्हारा छोटा सा राज्य, कहाँ हमारा ये इंद्रप्रस्थ का विशाल साम्राज्य। अरे ये तो अपने पिता की ही भांति है। अरे तुम कहाँ इंद्रप्रस्थ की राजकुमारी की इच्छा लिए यहाँ चले आए? अपना ऐसा उपहास देखकर सिद्धार्थ वहाँ से बिना कुछ कहे वैशाली आकर अपनी माँ रति देवी को सारा हाल सुनाता है। पुत्र, अपने उपहास को हमेशा अपना हथियार बनाओ, कभी भी उसे अपनी उपेक्षा मत समझो और कुछ इस तरह निखर कर आओ कि दुनिया तुम्हें सलाम ठोके। तुम्हारे पिताजी एक बहुत बड़े वीर योद्धा थे, उन्होंने दुश्मन के आगे सिर झुकाने से अच्छा मरना समझा। उनका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तो माँ, क्या आपको लगता है कि वास्तव में कोई फूल नगरी होगी? पुत्र, ढूंढने से भगवान भी मिल जाते हैं। तुमने राजकुमार ध्रुव की कहानी बचपन में अपने पिताजी से कई बार सुनी थी ना? हाँ माँ, आप सच कहती हो। अगर हमारे प्रयास सच्चे हो तो जरूर सफलता मिलेगी। तुम ये राज्य अपने राज्य मंत्री को मेरी देखरेख में सौंप कर उस फूल नगरी की खोज में आज ही निकलो, तुम जरूर सफल होगे। मेरा पूर्ण आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। माँ। इतना कहते हुए सिद्धार्थ जोर जोर से रोने लगते हैं और पूरा राज्य अपने मंत्री को सौंपकर फूल नगरी की खोज में निकल जाते हैं। वो अपने घोड़े को साथ लेकर घने जंगल में पहुंच जाते हैं और बड़े उदास और हताश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और अपने आप से ही बातें करने लगते हैं।
मुझे अपने पिताजी का चेहरा भी ठीक से याद नहीं है। शायद आज वो होते तो मैं इस तरह दर दर की ठोकरें नहीं खा रहा होता। मेरे पिताजी दुश्मनों से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, फिर भी लोग उनका उपहास उड़ाते हैं। तभी राजा सिद्धार्थ को एक आवाज सुनाई देती है। क्यों परेशान हो वत्स? महात्मा जी, मैं यहाँ फूल नगरी को ढूंढते हुए अपने घर से बाहर निकला, लेकिन मुझे अभी तक कुछ नहीं पता लगा। वो तुम्हें निश्चित मिलेगी, बस तुम खुद पर भरोसा रखो। और हाँ, सबसे जरूरी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटना, और सही व गलत का विवेक तुमको होना चाहिए। महात्मा जी को प्रणाम करके सिद्धार्थ उनकी बताई हुई दिशा में लगातार आगे बढ़ते जाते हैं। तभी एक जगह चलते हुए शाम हो जाती है, तो वो पानी पीने के लिए एक तालाब के पास पहुंच जाते हैं। इस तालाब का पानी तो अमृत समान मीठा है। ऐसा मीठा पानी तो मैंने कभी नहीं पिया। स्त्री बड़ी ही सुंदर थी, साथ ही साथ उसने बड़े ही सुंदर वस्त्र भी धारण कर रखे थे। वो किसी बड़े घराने की स्त्री मालूम हो रही थी। सिद्धार्थ जैसे ही पानी पीकर आगे बढ़े, वैसे ही आप मेरी एक मदद करोगे क्या? सिद्धार्थ को महात्मा जी की कही हुई बात याद आ गई। हाँ जी बिल्कुल, आपको क्या मदद चाहिए? इस मटके को मेरे घर तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। अच्छा जी, कहाँ है आपका घर? लाइए मैं आपके घर तक ये छोड़ देता हूँ। हाँ आइए, आप मेरे पीछे पीछे आइए। इतना कहते कहते उस स्त्री का घर आ जाता है। बताइए इसे मैं कहाँ रखूँ? इसे तो आपको अंदर ही लेकर चलना होगा। मैं इसे अंदर कैसे लेकर जाऊंगी? अरे अगर मैं इनको मना कर दूंगा तो महाराज जी की दी हुई सीख का अपमान होगा। ठीक है, मैं अंदर रख देता हूँ। ये घर के अंदर प्रवेश करता है। वैसे ही स्त्री पीछे से आकर घर का मुख्य द्वार बंद कर देती है। सिद्धार्थ पलट कर देखता है। अरे ये क्या, आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? स्त्री जोर जोर से हंसने लगती है और सिद्धार्थ के करीब आने की कोशिश करने लगती है। अरे जरा मेरे करीब तो आओ, नौजवान युवक। नहीं नहीं, ये आप कैसे कर सकती हैं? मैंने तो सिर्फ आपकी मदद करने के लिए बात सोची थी। लेकिन तुम मुझे पहली ही नजर में भा गए, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले आई। ये इतना विशाल महल मेरा ही है और इस जंगल की रानी हूँ मैं। मेरे पास विशाल साम्राज्य है जिसकी मैं मालकिन हूँ। अगर तुमने मेरे से शादी की तो ये सब तुम्हारा होगा। नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। आप मुझे यहाँ से जाने दीजिए। अरे तुम यहाँ आराम से रहो, मैं किसी को तुम्हारे विषय में कुछ भी नहीं बताऊंगी। मेरे पति जो यहाँ के राजा हैं, उनको भी कानो कान भनक नहीं होने दूंगी। सिद्धार्थ उस स्त्री से बाहर से निकलने के लिए आग्रह करने लगता है, लेकिन देखते ही देखते स्त्री महात्मा में परिवर्तित हो जाती है, जिसे देखकर सिद्धार्थ चौंक जाता है। आओ वत्स, तुम्हारी परीक्षा की घड़ी समाप्त हुई। आओ, मैं तुम्हें विचित्र फूल नगरी की ओर ले चलता हूँ। मैं कुछ समझा नहीं महाराज, आखिर आप कैसे ले चलेंगे मुझे उस फूल नगरी में? तुम बस मेरे साथ आओ वत्स, वहाँ पहुँचते ही तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिल ही जाएंगे। पलक झपकते ही सिद्धार्थ खुद को एक ऐसी जादुई दुनिया में पाता है जहाँ चारों ओर पक्षियों की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है। खूबसूरत बादल उड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो वो किसी स्वर्ग में खुद को महसूस कर रहा हो। सिद्धार्थ चारों तरफ निहार रहा था। वत्स, ये है तुम्हारी विचित्र फूल नगरी। क्या यही फूल नगरी है? तभी सिद्धार्थ का ध्यान वहाँ लगे कुछ पेड़ों पर जाता है। वहाँ लगे हुए सारे पेड़ पौधे सुनहरे रंग के थे, जैसे कि वो सोने के बने हुए हो। अच्छा, अब मैं समझ गया कि क्यों मुझे फूल कुमारी ने भला बुरा कहकर महल से भगा दिया। नहीं वत्स, हर बात के पीछे भी एक बात होती है। हर कहानी के पीछे एक कारण जरूर होता है। मैं कुछ समझा नहीं महाराज जी। यही कि अगर फूल कुमारी तुमको भला बुरा नहीं कहती तो तुम यहाँ नहीं आते, तो उनको मुक्ति कैसे मिलती? सिद्धार्थ एकदम से चौंक जाता है। उसे ऐसे लगता है जैसे उसे कुछ याद आ रहा है। कैसी महाराज जी? आज से 400 साल पहले आप और फूल कुमारी दोनों इस नगरी के राजा रानी हुआ करते थे। फूल कुमारी आपको अत्यधिक प्रेम किया करती थी, लेकिन आप स्त्री गमन के वशीभूत हो गए और आपको ऐसा करते हुए एक दिन फूल कुमारी ने देख लिया, जिससे उनको बहुत आघात पहुंचा और उन्होंने आपको श्राप दिया कि जब तक आप पराई स्त्री के मोह में बंधे रहेंगे तब तक ऐसे भटकते रहेंगे। फिर आगे क्या हुआ महाराज जी? फिर रानी फूल कुमारी ने खुद को भी पाषाण में परिवर्तित कर लिया, जिससे कोई और उन पर बुरी दृष्टि न डाल सके। अच्छा, कहाँ है वो पाषाण? आइए, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। महात्मा जी सिद्धार्थ को महल के अंदर ले जाकर एक विशालकाय पत्थर की शिला दिखाते हैं। जाओ और उसको स्पर्श कर लो। सिद्धार्थ, आज रानी फूल कुमारी की 400 वर्षों की तपस्या पूर्ण हुई। सिद्धार्थ जाकर उसे स्पर्श करता है
और वो पत्थर हूबहू फूल कुमारी में परिवर्तित हो जाता है। सिद्धार्थ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अरे फूल कुमारी, आप यहाँ? हम 400 सालों से लगातार एक दूसरे को किसी न किसी रूप में मिल रहे हैं, लेकिन आज हमारा मिलन संपूर्ण हुआ। तभी अचानक से सिद्धार्थ को ऐसा लगा कि किसी ने उसे जोर से धक्का दिया, और जब उसकी आंखें खुली तो उसने अपने आप को इंद्रप्रस्थ के महल के बगीचे में पाया। अरे मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो फूल नगरी में था। क्या मैंने कोई सपना देखा? नहीं नहीं, वो सपना नहीं था। फिर कहानी याद आ जाती है और वो दरबार की ओर बढ़ता है। तुम फिर आ गए? हाँ महाराज, लेकिन इस बार मैं फूल कुमारी को ले जाने आया हूँ। आप पहले उन्हें यहाँ मेरे समक्ष प्रस्तुत कीजिए। अरे आप जाइए, हमने राजकुमारी का रिश्ता कहीं और कर दिया है। ऐसा अगर संभव होता तो हम दोनों 400 सालों से यूं भटक नहीं रहे होते। सिद्धार्थ के मुंह से ये शब्द सुनकर राजा चंद्रमहल को कुछ अजीब सा लगता है। वो फूल कुमारी के लिए बुलावा भेजते हैं। फूल कुमारी तुरंत ही राज दरबार में हाजिर होती है। हाँ राजकुमारी जी, बताएं कि आप क्या पूछना चाहती हैं? आप मेरे उसी प्रश्न का उत्तर बताइए जो मैंने आपसे पहले पूछा था। जी राजकुमारी जी, फूल नगरी के पेड़ पौधे वृक्ष सब सोने के समान चमकदार है, यानी कि सुनहरे रंग के हैं। राजकुमारी राजा सिद्धार्थ के मुंह से ये जवाब सुनकर हतप्रभ हो जाती है। पिताजी, अब मेरे जाने का समय आ गया है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं राजकुमारी। आज मुझे मेरे प्रश्न का सही उत्तर मिल गया है। आज मेरी 400 साल की तपस्या पूर्ण हुई। फिर फूल कुमारी अपने माता पिता को पूरी कहानी बताती है कि कैसे वो दोनों एक दूसरे के बिना 400 सालों से भटक रहे हैं। राजा रानी राजकुमारी से बिछड़ने की बात को लेकर बहुत रोते हैं। बेटी, तू हमें ऐसे कैसे छोड़कर जा सकती है? हम तेरे बिना नहीं रह पाएंगे। तभी वहाँ अचानक से महात्मा जी प्रकट होते हैं। फूल कुमारी महात्मा जी को देखकर उनसे लिपट जाती है। पिताजी, आप यहाँ? रानी, आप इतना दुखी मत होइए। मैं फूल कुमारी को समय समय पर इस पृथ्वी लोक पर आने की इजाजत दिया करूंगा।